मेरी माँ अपने सफ़ेद चांदी जैसे बाल खोले सेहन के बीचों बीच बैठी हुई थी। मैं घर में दाखिल हुआ और उन्हें यूं बैठा देखकर परेशान हो गया। अम्मी को कई आवाज़ें दी मगर अम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। वो फटे पुराने लिबास में मलबूस थी। जब उन्होंने मेरा नाम सुनकर चेहरा मोड़ा तो उनका चेहरा आंसुओं से तर था। वो रो रही थी, उनके आंसू आंखों से बह रहे थे। माँ को रोता देखकर मेरा कलेजा फटने लगा। मैं फ़ौरन ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि क्या हुआ है अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? जिसने आपको रुलाया है मैं उसकी सांसें छीन लूँगा। ये कहते हुए मैंने अपने दोनों हाथों से माँ का चेहरा सामने की तरफ उठाया। ऐसा ख्वाब मुझे पिछले एक हफ्ते से कई बार आ चुका था, मगर हर बार इस सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया का चेहरा वाज़ेह ना होता। मगर आज जब सफ़ेद लिबास में घर के सेहन में यूं बैठी अपनी माँ को देखा, तो मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया, मगर उस वक्त पाकिस्तान में आधी रात हो चुकी थी। उस वक्त बात करना मुझे मुनासिब ना लगा। मैं जब से दुबई आया था मैंने एक बार भी माँ से फ़ोन पर बात नहीं की थी। कई बार मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बात मेरी अम्मा से करवा दो, मगर हर बार वो कोई ना कोई बहाना कर देती। कभी कहती अम्मा सो रही हैं, कभी कहती उन्हें क्या नज़र आता है, फ़ोन उल्टा पकड़कर हेलो हेलो करती रहती है। मेरी माँ की दोनों आंखों में मोतिया उतर आया था। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन आज मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा कि मुझे बीवी से सख्ती से कहना चाहिए था कि वो मेरी बात मेरी माँ से करवाए, मगर जब तक हमें गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे दुबई आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। पहली बार घर से दूर प्रदेश आया था और माँ और बीवी की याद सता रही थी। वो मुल्क मुझे काटने को दौड़ रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि दिल चाहा इसी वक्त वापस पाकिस्तान चला जाऊं। मगर वहां जाकर करता भी क्या? अपनी माँ और बीवी को आसाइश भरी जिंदगी देने की खातिर ही तो मैं पाकिस्तान से दुबई आया था। मेरी कई बार अपनी बीवी से कॉल पर बात हुई, मगर मैं जब भी माँ से बात करवाने का कहता तो वो कहती अम्मा नहाने गई है या पड़ोस में गई है। एक रोज़ बीवी से कुछ देर बात करने के बाद मैंने अम्मी की तबीयत दरियाफ्त की और फिर आयज़ा से कहा मेरी बात अम्मी से करवा दो, उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने जब से वो ख्वाब देखा था मेरी बेचैनियाँ मज़ीद बढ़ चुकी थीं। मेरी बात सुनकर आयज़ा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। मुझे लगा शायद कॉल कट गई है, मगर तभी स्पीकर में आवाज़ गूंजी कि साजिद, अम्मी तो आज सुबह ही राशिद भाई के साथ गाँव चली गई हैं। आयज़ा के अल्फाज में न जाने क्यों मुझे लर्ज़ा सा महसूस हुआ। मुझे बेसाख्ता अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। एक पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। चंद दिन पहले जब मैं दुबई जाने लगा था तो वो बहुत रो रही थी। बार बार अपने कमज़ोर हाथों से मेरा चेहरा छूती रही और कहने लगी साजिद, इतनी दूर ना जाओ कि मैं तेरी आवाज़ सुनने को भी तरस जाऊँ। मुझे दुबई भेजने में उनकी ज़रा भी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। एक ठंडी सांस खारिज करके मैं पुरसकून सा हो गया। चलो ये भी अच्छा था कि अम्मी भाई के यहाँ चली गई थी। कम अज़ कम अब मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगी। मेरा काम दुबई में बढ़ गया और अगले एक हफ्ते के लिए मैं मुकम्मल तौर पर अपनी नई नौकरी समझने में मगन हो गया। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि मुझे एहसास ही ना हुआ। एक रोज़ काम से थक कर बिस्तर पर आ लेटा तो जल्दी नींद आ गई। कुछ देर बाद एक मंजर मेरी नज़रों के सामने लहराने लगा, जिसे देखकर मेरी सांसें तेज़ हो गई। आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा था। मेरी माँ ख्वाब में बेटा कहकर रो रही थी और कह रही थी साजिद बेटा प्लीज़ आकर मुझे मिल लो, मैं तुझे मिले बगैर मरना नहीं चाहती। मैं फ़ौरन उठ बैठा। इस ख्वाब ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं इस कदर बेचैन था कि दिल चाहा अभी वापस माँ के पास चला जाऊँ। मैंने बड़े भाई को कॉल की। मेरी आवाज़ सुनते ही वो मेरा हाल अहवाल पूछने लगे। कुछ देर बात करने के बाद मैंने कहा अम्मी कहाँ पर हैं? मेरी बात करवा दे, उनकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। मेरी बात सुनकर भाई बोले साजिद, वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती है ना, वो मेरे पास तो नहीं आई। भाई के अल्फाज सुनकर मेरे दिल पर एक और ज़रब लगी। अगर वो भाई के पास भी नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? अब मुझे अपनी माँ की फ़िक्र होने लगी। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी आयज़ा को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं मुसलसल कॉल करता रहा, मगर 2 दिन तक मैं इसी सब्र की सूली पर लटका रहा, क्योंकि वापसी के लिए फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। मैंने बीवी को कई बार कॉल की, मगर फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। मेरे दिल की बेचैनी जब हद से बढ़ गई तो मैंने जल्द से जल्द वापसी का इंतज़ाम किया। अगले ही दिन मैंने टिकट बुक करवाई और बगैर किसी को खबर दिए वापस पाकिस्तान लौट आया। मेरे दिल में माँ को लेकर अजीब से खदशात आ रहे थे। वहीं दूसरी जानिब आयज़ा का कॉल ना उठाना मुझे अलग परेशान कर चुका था। कुछ देर बाद मैं अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो दिल की धड़कनों में और इजाफा हो गया। ऐसे महसूस हो रहा था कि दरवाज़ा खोलते ही न जाने कौन सी खबर मेरा दिल दहला देगी, क्योंकि मेरे ख्वाब अक्सर सच्चे ही होते थे। मगर घर में सन्नाटा और खामोशी देखकर मैं और भी परेशान हो गया। मैंने ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। मेरा पूरा वजूद उस पल कांप रहा था। जब मैंने पहला कदम घर में रखा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। मैं जो सोच रहा था कि अपनी गैर मुतवक्की वापसी से अपनी बीवी और माँ को सरप्राइज़ दूंगा, मगर अपने घर को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। पूरा घर खाली पड़ा था, सामान का नामो निशान नहीं था, और मैं बुत बना इस खाली घर को देख रहा था और अम्मी को आवाज़ें देने लगा।
मैं कभी अम्मी को और कभी आयज़ा का नाम लेकर इस खाली पड़े घर के हर कमरे में जाकर देखने लगा, मगर सामान तो दूर की बात, कोई मौजूद नहीं था। मैं बुलंद आवाज़ में आखिरी बार अम्मी को पुकारने लगा, मगर ना अम्मी और ना ही बीवी नजर आई। दोनों कहाँ चली गई थी और ये घर इस तरह खाली क्यों था? मुझे यूं आवाज़ें देते देखकर एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे हैरानी से देखने के बाद बोला, ओ भाई, घर का ताला किसने तोड़ा है? तुम कौन और मेरे घर में खड़े होकर किसको आवाज़ें दे रहे हो? उस शख्स के अल्फाज ने मुझ पर एक और बिजली गिरा दी। ये घर तो मेरा था, मगर ये मेरे घर को अपना क्यों कह रहा था? मैंने उसे बताया कि ये मेरा ज़ाती घर है, आप बगैर इजाज़त अंदर कैसे दाखिल हो गए? मेरे सवाल पर वो कुछ देर खामोश रहा, मगर फिर बोला कि शायद आपको मालूम नहीं है, मगर ये घर मैंने चंद दिन पहले ही ख़रीद लिया था। बस रजिस्ट्री करवाने के बाद जल्दी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ। उस शख्स के अल्फाज ने मुझे साकित सा कर दिया था। मेरे घर में खड़े होकर वो मुझे ये कैसी खबर सुना रहा था? कहाँ थी मेरी अम्मी और बीवी? मैं सोच में पड़ गया। उस शख्स से पूछने लगा कि इस घर में तो मेरी बीवी और माँ रहती थी, वो फिर कहाँ चली गई हैं? मेरे सवाल पर वो कुछ देर बाद बोला, उस औरत ने तो खुद ये घर मुझे बेचा और मुझसे पैसे लेकर चली गई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। उस शख्स की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये घर तो मेरी माँ के नाम पर था और हमारे आबाई घर भी था। फिर मेरी माँ इसे बेचने पर कैसे राज़ी हो गई? उस पल मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी। मैं यहाँ से गया तो मेरी पीठ पीछे यहाँ क्या से क्या हो चुका था। अपने ही घर में गैरों की तरह खड़ा था। मैं अपने आंसू हलक के रास्ते नीचे उतारने लगा। जब मैं घर से बाहर निकला तो रास्ते में पड़ोसी अनवर मियाँ मिल गए। मुझे देखकर पहले तो गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फिर बोले कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो घर का सारा सामान मोहल्ले वालों में बेचकर आखिर ये घर भी बेचने के बाद तुम्हारी माँ को लेकर न जाने कहाँ पर चली गई है। एक पर एक धमाके सुनकर मेरा दिमाग माऊफ होने लगा। आयज़ा तो ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो बहुत मासूम और घरदारी में मसरूफ़ रहने वाली थी। फिर ये सब कैसे कर सकती थी? मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत उमड़ आई। मैं आयज़ा के मैके गया, मगर वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ा ख़दशा ये था कि न जाने मेरी माँ कहाँ और किस हाल में होगी। वो नाबीना थी, उनकी आंखों में तो रोशनी भी नहीं थी। मैं सड़कों पर मारा-मारा फिरने लगा और जहाँ मुमकिन था वहाँ अपनी माँ को ढूँढता रहा। अपने तमाम रिश्तेदारों से पूछ लिया, मगर मेरी माँ किसी के घर भी मौजूद नहीं थी। आखिरकार थक-हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और चेहरा छुपा कर रोने लगा। न जाने मेरी माँ कहाँ और किस हाल में थी। ये घर तो मेरी माँ के नाम पर था। ये किस आयज़ा ने धोखे से बेच दिया था। मुझे बेसाख्ता वो ख्वाब याद आया जिसमें मेरी माँ मुझे रोती हुई दिखाई दे रही थी। यकीनन मेरी अम्मी अभी भी किसी अज़ियत से दोचार थी। तभी खुदा की जानिब से वो मुझे इशारा मिला था। मेरी माँ को शुगर का अटैक आया था जिसका असर उनकी आंखों पर पड़ा था और वो अंधी हो गई थी। मुझे अपने घर और जायदाद की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ की फ़िक्र थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गया, मगर मेरी माँ का कोई सुराग ना मिल सका। मैंने किराए पर एक मकान ले लिया था। फ़िलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई करके मैं अपना घर और जायदाद वापस नहीं ले सकता था जब तक मेरी माँ न मिल जाती। मैं चंद घंटे आराम करता और फिर दर दर की खाक छानता फिरता, ताकि शायद किसी तरह मेरी माँ मिल जाए। 1 महीना गुजर चुका था और मेरी माँ की कोई खबर नहीं थी। ना ही आयज़ा मुझे नज़र आई थी। दिन ब दिन आयज़ा के लिए मेरी नफ़रत बढ़ती जा रही थी। मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था और मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी ख़त्म होती जा रही थी। अम्मी की गुमशुदगी और आयज़ा के धोखे के बारे में मैंने बड़े भाई को भी बता दिया था। वो भी अपने ज़राए इस्तेमाल करके अम्मी को ढूँढने में लगे हुए थे। बार-बार एक ही ख़्याल दिल में डेरा डाले बैठा था कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गई। आयज़ा जैसी औरत जिसने दौलत की खातिर इस घर की हर चीज़ बेच दी थी, आखिर वो मेरी माँ को कहाँ छोड़ आई थी? पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पेट भरने की खातिर काम करना भी तो ज़रूरी था। मैंने इस शहर में एक छोटी-सी फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। उस रात जब काम से वापस आकर सोया तो एक बार फिर मेरी माँ मेरे ख्वाब में आई, जो रोते हुए कह रही थी कि बेटा मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं एक कोठरी में कैद हूँ। ख्वाब में ये सुनकर भी मेरा दिल काँप उठा था। उस रात मैं चीख-चीख कर रोया। शायद पड़ोसियों तक मेरी आवाज़ गई हो। जब मुझे कोई दूसरा रास्ता नज़र ना आया, तो थक-हार कर मैं बिल्कुल टूट सा गया। मैंने बहुत हाथ-पाँव मार लिए थे, मगर मुझे मेरी अम्मी नहीं मिली थी। मैं थक चुका था और खुदा से दुआ करने लगा कि मुझे मेरी माँ से मिला दे। अगली सुबह मैं काम के लिए फैक्ट्री निकला तो दोपहर को ही हमें छुट्टी मिल गई। मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरी नज़र एक कार पर पड़ी, जो मेरे बिल्कुल करीब से गुजर कर आगे जा रही थी। मैंने जब कार की पिछली सीट पर देखा तो मेरे होश उड़ गया। वहाँ तो मेरी बीवी आयज़ा बैठी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उससे देखता रह गया। बिखरे बाल, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, बगैर दुपट्टा ओढ़े, वो तो चंद दिनों में बिल्कुल ही बदल चुकी थी। रश कम हुआ तो उसकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने फ़ौरन टैक्सी बुक की और उस कार का पीछा करने लगा। मेरे दिल में नफ़रत की आग एक बार फिर भड़क उठी। मेरा गुस्सा उसे देखकर आसमान तक जा पहुंचा। मैं उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वही तो वाहिद कड़ी थी जो मुझे मेरी माँ तक पहुंचा सकती थी।
मैं तकरीबन 40 मिनट तक उसका पीछा करता रहा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक चौक पर रुकी। वो गाड़ी से उतरी और खामोशी से आगे बढ़ने लगी। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद वो एक तंग सी गली में मुड़ी। मैं भी फासले पर रहते हुए उसके पीछे ही था। इन गलियों में आखिर आयज़ा का क्या काम था? इस गली के दरमियान एक मस्जिद थी जिसे इस शहर की तारीखी मस्जिद समझा जाता था। असर का वक्त था, इसलिए कई नमाजी वहाँ पर जमा थे। मैं आयज़ा की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसने मस्जिद से कुछ फासले पर खड़े होकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और फिर अपने पर्स से चंद नोट निकाल कर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी। मस्जिद के बाहर चंद फ़कीरनियाँ बैठी थीं। आयशा ने उनमें से एक फ़कीरनी के हाथ में पैसे थमाते हुए न जाने क्या कहा कि उस फ़कीरनी ने फ़ौरन सर हिला दिया। उसके चेहरे पर मैली चादर का पल्लू पड़ा था। मैं उसका चेहरा वाज़े ना देख सका। कुछ देर बाद आयशा वहाँ से आगे बढ़ गई, फिर 5 मिनट बाद इस गली से निकल गई। मेरे हवास गुम हो चुके थे। आखिर आयशा का इन फ़कीरनियों से क्या काम था? मैं दबे पाँव वापस आया और मस्जिद के करीब खड़ा हो गया। इसके बाद जो मंज़र मैंने देखा उसे देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वही फ़कीरनी अपनी पोटली से कई नोट निकाल कर आयशा को दे रही थी, जिन्हें आयशा लालची नज़रों से फ़ौरन पकड़कर अपने पर्स में डाल रही थी। ये मंज़र मेरी समझ से बाहर था। आखिर वो इस फ़कीरनी से इतने पैसे क्यों ले रही थी? मेरा पूरा वजूद इस पल काँप उठा जब आयशा ने पैसे लेने के बाद इस फ़कीरनी को धक्का देते हुए कहा कि जाकर अपनी जगह संभाल कर बैठो। तो मैं फ़ौरन वहाँ से हट गया। कुछ देर बाद आयशा वापस अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। मैंने उसके नए घर तक उसका पीछा किया। वो इसी शहर में रहती थी, मगर उसने अपनी शक्ल और सूरत काफ़ी हद तक बदल ली थी। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी कि आखिर आयशा पैसे क्यों ले रही थी, ये सब क्यों हो रहा था। मगर उस वक्त जो मंज़र मैंने देखा था वो मेरे दिलो दिमाग को झिंझोड़ कर रख गया था। बार बार वो मंज़र मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। पता नहीं वो बेचारी कौन थी। मेरा दिमाग पूरी तरह माफ हो चुका था। अगले रोज़ एक बार फिर से मैं इसी मस्जिद के बाहर पहुंचा, तो आज वहाँ सिर्फ एक ही फ़कीरनी हाथ में कासा पकड़े खड़ी थी। उसके हाथ लरस रहे थे, चेहरे पर वही मैली चादर डाले एक अजीब सी आवाज़ में लोगों से भीख मांग रही थी और कह रही थी कि अल्लाह ताला के प्यारो, मेरी झोली में चंद सिक्के डाल दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, बस एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। तुम लोगों के पैसे मुझे इससे पहले दे देना कि खुदा मुझे मेरा बेटा मिला दे। उस औरत के अल्फाज और उसका दर्द मेरी रूह तक को झंझोड़ गया। मैं चलते चलते उसके बिल्कुल करीब आ गया और अपनी जेब से चंद 50 रुपए के नोट निकाले। मेरे करीब आने का एहसास होते ही इस फकीरनी ने मेरी जानिब रुख मोड़ा और कासा आगे बढ़ाते हुए बोली कि बेटा खुदा तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी करे, तुम्हें कोई गम ना दे। जैसे ही मेरी नज़र इस फकीरनी के चेहरे पर पड़ी तो मैं कुछ देर तक सख्ते की कैफियत में उसे देखता रह गया और फिर मेरे हाथ से सब कुछ ज़मीन पर गिर गया। मेरी आवाज़ सुनकर इस फकीरनी के चेहरे पर एक लम्हे में कई रंग आकर गुजर गए। उसने अपना कासा ज़मीन पर फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये तो मेरी ही माँ थी। बिखरे मिट्टी आलूद बाल, चेहरे पर जमी गर्द। मुझे अपनी माँ को पहचानने में चंद लम्हे लगे। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी मेरी तरफ बढ़ी और मैं रोते हुए उनसे लिपट गया। इर्द गिर्द के लोग ये मंजर देख कर रुकने लगे। मेरी माँ मुझे सीने से लगाए बार बार कह रही थी कि दीवाने, तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बस मेरे पास रहना। मैं अम्मी को लेकर घर आ गया। कितनी ही देर तक उनका हाथ पकड़ कर रोता रहा। मैं एक ऐसा बदबख्त बेटा था जो अपनी ही माँ को भीख मांगते देखने पर मजबूर हो गया था। इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयज़ा थी। मेरी माँ हसरत से बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा काश मैं तुम्हें देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा सकती। जब अम्मी की तबीयत कुछ संभली तो मैंने उनसे वो सब कुछ पूछा जो आयज़ा उनके साथ किया था। वो बताती गई और मेरे दिल में गुस्से का तूफान मजीद सर उठाता गया। मेरे जाते ही आयज़ा ने घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि हमारा आबाई घर भी बेच दिया था। जब मेरी माँ ने उससे पूछा तो उसने कहा कि अम्मी आपके लिए बेटे का दुबई में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसीलिए ये घर बेचना पड़ेगा। अम्मी ने बगैर एक लम्हा सोचे कागज़ों पर अंगूठा लगा दिया और आयज़ा ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। वो अम्मी को लेकर एक नए घर में आ गई। अम्मी हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती रही। एक दिन आयज़ा ने उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और कहा कि आप भीख मांगना शुरू कर दें, यही वाहिद रास्ता है ताकि हम जल्द अज जल्द ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके आपके बेटे को वापस पाकिस्तान बुला सकें। अम्मी ने बगैर सोचे समझे उसकी बात मान ली। एक औरत इस हद तक भी गिर सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी दिन मैंने पुलिस से उसके घर पर छापा मरवाया। मेरी जायदाद धोखे से अपने नाम कराने और मेरी माँ से भीख मंगवाने के जुर्म में उसे अच्छी खासी सज़ा हुई। आखिरी बार मैं आयज़ा से मिला ज़रूर था। नादान लड़की ये समझ बैठी थी कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। उसने मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर मैंने उसे माफ़ ना किया और तलाक देकर उससे जुड़ा हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी माँ मुझे मिल चुकी थी, मगर उनकी सेहत कुछ बिगड़ चुकी थी। अदालत की मदद से मैंने अपनी जायदाद और घर वापस ले लिया, मगर आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि आखिर आयज़ा का असल मकसद क्या था
اس نے میری ماں سے بھیک صرف اور صرف ضد اور نفرت میں منگوائی تھی۔ عائشہ جیسے لوگ اپنی تسکین کی خاطر ہر حد تک جا سکتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔